नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री में और क्लास है 12। तो आइए चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, रासायनिक बलगतिकी को समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले से बताना चाहूँगा। तो कुछ चीज़ों को समझते हैं जो आप लोगों की चैप्टर को पढ़ने में मदद करेगा। तो चैप्टर शुरुआत करने के लिए पहला टॉपिक जो हम लेते हैं वो है अभिकारक, या इसका दूसरा नाम आप लोग इसको अभिकारक अणु के नाम से भी जानते हो। ये दरअसल अभिकारक अणु है क्या, इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ऐसे कोई भी अभिक्रिया आप लोगों की हो रही है और वो कोई प्रोडक्ट बना रही है C+D। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक ये तीर का निशान है, तीर के निशान के कुछ इस तरफ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ इस तरफ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो तीर के निशान के पीछे की तरफ जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको अपन लोग बोलते हैं अभिकारक अणु, और तीर के निशान के आगे की तरफ जो चीज़ें लिखी होती हैं, अर्थात जो चीज़ बनती है अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसको अपन लोग बोलते हैं उत्पाद। तो बिल्कुल बेसिक है। अभिकारक अणु की यहाँ से परिभाषा बन जाएगी। अपन परिभाषा देख लेते हैं एक बार। यहाँ से अगर परिभाषा बनाने की बात करें तो देखिए, ये वे रासायनिक अणु हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं। उन्हें अपन लोग अभिकारक अणु या अभिकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्लियर है। ऐसे ही उत्पाद की परिभाषा यदि बात करें तो देखिए, ये अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, अभिकारक अणु ने मिलकर अभिक्रिया को स्टार्ट किया है और अंत में जाकर के क्या बना है, उत्पाद बना है। तो उत्पाद की सिंपल परिभाषा हो जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनते हैं उन्हें अपन लोग उत्पाद कहते हैं। एक बार रासायनिक उत्पाद की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ से उत्पाद की परिभाषा हो जाएगी कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है N2+H2, ये बनाता है NH3। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए देखिए, इधर N2 है, इधर N1 है, तो इधर 2 की गुणा कर लेते हैं तो नाइट्रोजन संतुलित हो गया, और इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, तो इधर अगर अपन 3 की गुणा कर देंगे तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी। तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है तो उसके लिए ये क्या होंगे, अभिकारक, और ये क्या हो जाएगा, अमोनिया क्या हो जाएगी, उत्पाद। ठीक है, तो ये अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, N2 और H2 ने अभिक्रिया में भाग लिया, उन्हें तथा उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उत्पाद का यानी कि अमोनिया का निर्माण किया इन्होंने, तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना, अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप अपन को क्या प्राप्त हुआ, अमोनिया, तो ये अमोनिया क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो दोस्तों, अभिकारक अणु तथा उत्पाद की परिभाषा को याद रखिएगा, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी नामक जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में हम अभिक्रिया को ही पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक लेते हैं रासायनिक बलगतिकी। दोस्तों, रासायनिक बलगतिकी क्या है आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा अपनी कक्षाओं में, लेकिन फिर भी यदि मैं बात करूं रासायनिक बलगतिकी परिभाषा बनाने की कि रासायनिक बलगतिकी क्या परिभाषा बनेगी, तो आप लोग देखिए, इसमें एक शब्द छिपा हुआ है जो है गति। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा शब्द छुपा हुआ है, गति। और गति जिस भी पदार्थ में होगी उसमें वेग जरूर होगा। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पदार्थ में गति होगी उस पदार्थ में उसका कोई ना कोई वेग जरूर होगा, अर्थात वो किसी ना किसी वेग से आगे की तरफ बढ़ रही होगी। तो रासायनिक बलगतिकी में एक शब्द छुपा हुआ था, गति, और गति से हमने एक कारक मान लिया, एक दूसरी चीज़ मान ली, वेग। तो इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो इस रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा बनेगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। एक बार परिभाषा अपन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि टॉपिक था हमारा रासायनिक बलगतिकी। इसमें एक शब्द छुपा हुआ है गति, गति से हमने एक शब्द मान लिया वेग, क्योंकि जिस भी पदार्थ में कोई ना कोई गति होती है उसमें कोई ना कोई वेग जरूर होगा। तो रासायनिक बलगतिकी में हम लोग वेग को पढ़ते हैं। तो परिभाषा बन जाएगी, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने दो चीज़ें
सोचिए अपने दिमाग में, और हमारे दिमाग में परिभाषा ऑटोमेटिकली परमानेंट छप जाएगी। यदि थोड़ा सा भी अपन लोग दिमाग लगाने की कोशिश करें तो परिभाषा को याद करने की, ऐसा नहीं है कि रसायन विज्ञान की परिभाषा को याद करने की जरूरत पड़ती है, सबका सब एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया में बल गतिकी में आपको गति मानना है, गति से वेग मानना है, और अपन लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ते हैं, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने। मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यह आपका अभिकारक अणु है, यह आपका उत्पाद है। तो दोस्तों ऐसी परिकल्पना कीजिए कि टाइम बराबर जब जीरो था, यानी कि अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी एकदम, तो नॉर्मल सी बात है कि अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होगी और उत्पाद की सांद्रता कम होगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद बनने स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम बराबर जब 2 था तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। टाइम बराबर जब 3 था तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। टाइम बराबर जब 4 था तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। टाइम बराबर जब 5 था, अभिकारक अणुओं की सांद्रता 0 हो जाएगी और पूरी तरह से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ रहा है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ रही है, किसी वेग से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो रासायनिक बल गतिकी में हम लोग वेग को ही पढ़ते हैं और वेग के प्रभावित करने वाले कारकों को ही पढ़ते हैं। दोस्तों अब अपन देखते हैं औसत वेग। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन में कुछ समय लग रहा है। तो यदि रिएक्टेंट की बात करूं या अभिकारक अणु से औसत वेग लिखने की बात करूं तो ये हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। दोस्तों ध्यान रखने की बात है कि यदि अभिकारक के रिस्पेक्ट में ये आप लोग फार्मूला रख रहे हो तो यहाँ पर आप लोग माइनस जरूर लीजिएगा, बिना माइनस के ये फार्मूला जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि माइनस क्यों लिया, क्योंकि अभिक्रिया की सांद्रता में कमी आ रही है, इस कमी के कारण अपन लोग इसका माइनस लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आगे हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 को अपन लोग लिखने की बात करें, ये माइनस में लेना है आप लोगों को। तो यहाँ से औसत वेग हो जाएगा R2 माइनस R1, यानी कि परिवर्तन दिखाना है तो परिवर्तन के लिए अपन लोग डेल्टा का चिन्ह यूज़ करते हैं और इसकी जगह R आ जाएगा। और T2 माइनस T1 के लिए परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा T हो जाएगा। ये औसत वेग का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों को आगे काम आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई अभिक्रिया R से P तक जा रही है और हम लोगों ने देखा कि T बराबर जब 0 था, अर्थात अभिक्रिया की स्टार्टिंग हुई थी, तो R की सांद्रता 10 थी और P की सांद्रता 0 थी। जब T बराबर 1 हुआ तो R की सांद्रता 8 हो गई और P यानी कि उत्पाद बनना स्टार्ट हो गया। जब R बराबर 2 था, जब T बराबर 2 था तो R की सांद्रता यहाँ पर 6 रह गई और प्रोडक्ट की सांद्रता 4 हो गई। इसी प्रकार एक समय ऐसा आया जब अभिकारक पूरी तरह से 0 हो गया, खत्म हो गया और पूरी तरह से क्या बन गया, उत्पाद बन गया। और दोस्तों औसत वेग का जो फार्मूला निकल करके आया वो हुआ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। दोस्तों सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, मान लो इसको मान लो T1, तो ये हो जाएगा R1। अगर आप लोग इसको मानते हैं T2 तो ये हो जाएगा R2।
और दोस्तों ये तुम्हारी प्रारंभिक सांद्रता थी, ये तुम्हारी बाद की सांद्रता थी। तो सांद्रता के लिए अपन लोग इस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता में जब परिवर्तन दिखाएंगे तो बाद वाली सांद्रता से पहले वाली सांद्रता को घटा दिया जाता है, यानी कि R2 माइनस R1 हो गया। और बाद वाले समय से पहले वाले समय को घटा दिया जाता है, तो T2 माइनस T1 हो गया। और इन दोनों को माइनस में दिखाने के लिए, परिवर्तन दिखाने के लिए अपन लोग डेल्टा का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया डेल्टा ब्रैकेट में R, और यहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है इसलिए अपन लोग यहाँ कर देंगे डेल्टा T। तो दोस्तों ये था औसत वेग का फार्मूला अभिकारक की रिस्पेक्ट में। अभी अपन लोग औसत वेग का फार्मूला देखेंगे उत्पाद की रिस्पेक्ट में। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने औसत वेग अभिकारक के लिए लिखा था, अभी अपन लोग देखते हैं उत्पाद के लिए। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उधर क्या हो रहा था अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे उधर क्या हो रहा था परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है। अब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दिखाने के लिए हमें, उधर हमने क्या था R2 माइनस R1, आप लोगों को याद होगा, इधर करेंगे P2 की सांद्रता P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता बटे T2 माइनस T1। ये क्या है T2 माइनस T1, ये है परिवर्तन में लगा समय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि जब अपन औसत वेग लिखते हैं उत्पाद के लिए तो ये प्लस में रहता है, और जब हम औसत वेग लिखते हैं अभिकारक के लिए तो वो माइनस में था। इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से हो जाएगा प्लस में। इनके लिए हमने लिखा था डेल्टा पी, और T2 माइनस T1 के लिए लिखा था डेल्टा T। तो ये वेग हो गया किसके लिए, उत्पाद के लिए। ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी दोनों वेग को एक साथ पढ़ लेते हैं। औसत वेग जो था ये माइनस में आ रहा था यदि अभिकारक के लिए लिखेंगे, और ये आ रहा था डेल्टा R की सांद्रता, यानी कि अभिकारक के आणुओं में सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा T, और बराबर करके लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे डेल्टा P की सांद्रता यानी कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा T यानी कि परिवर्तन में लगा समय। ये फार्मूला आपको याद रखना है, आगे आपके काम आएगा। एक बार औसत वेग की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि औसत वेग होता क्या है। तो यहाँ मैंने औसत वेग की परिभाषा लिख दी है। औसत वेग की परिभाषा होगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में, ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं औसत वेग की परिभाषा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, R से अपन कहाँ जा रहे थे, P पर। तो एक निश्चित समय में, मान लो कोई भी एक निश्चित समय होगा में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। इसको समय का भाग देने पर, यानी कि जिस समय में वो परिवर्तन हुआ है उस समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का अपन औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। औसत वेग का फार्मूला होगा, यदि अभिक्रिया के अभिकारक की रिस्पेक्ट में लिखोगे तो माइनस लेकर लिखोगे, और वो हो जाएगा डेल्टा R की सांद्रता यानी कि अभिकारक की सांद्रता बटे डेल्टा T यानी कि समय। और यदि उत्पाद की रिस्पेक्ट में लिखोगे तो ये प्लस में लोगे, और ये हो जाएगा डेल्टा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। और इन दोनों को यदि भाग दोगे आप लोग तो औसत वेग आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में हम लोग वेग व्यंजक पढ़ेंगे और वेग स्थिरांक पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को अपन लोग यही बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अभिक्रिया का वेग समझ में आ जाए। मैंने परिभाषा में जो लॉजिक लगाना है परिभाषा लिखने के लिए, याद करने के लिए, वो लॉजिक भी आपको बताया है। और
सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार।